साल 1948 इज़राइल अभी नया नया बना था, जिसके चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन थे। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक। एक छोटा सा देश जिसकी आबादी लगभग महज 20 लाख थी। ऐसे में इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियॉन ने सोचा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें दुश्मनों से पहले सोचना होगा। 1 दिसंबर 1949 को मोसाद का जन्म हुआ। मोसाद का मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, लेकिन इसका असली मतलब था इज़राइल की आंखें, कान और जरूरत पड़ने पर हाथ भी। शुरुआत में मोसाद के पास ज्यादा साधन नहीं थे, न बड़ी इमारत न बड़ा बजट, लेकिन उसके पास जुनून था इज़राइल को बचाने का, और इसी जुनून ने मोसाद को वो बनाया जो वो आज है। साल 1960, बुएनोस आयरेस, अर्जेंटीना का एक साधारण इलाका, जहां रोज सुबह एक बुजुर्ग आदमी बस से दफ्तर जाता था। पड़ोसी उसे एक शांत और सीधा साधा आदमी समझते थे, लेकिन वो था अडोल्फ आइकमन। वही अडोल्फ आइकमन जिसने होलोकॉस्ट में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की थी, जिसने नाजी जर्मनी में फाइनल सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट किया था, जिसके हाथों पर लाखों यहूदी बच्चों, बूढ़ों और औरतों का खून था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो गायब हो गया था, लेकिन मोसाद ने उसे ढूंढ लिया। ऑपरेशन फिनाले, यही नाम दिया गया था इस मिशन को। मोसाद के एजेंट्स अर्जेंटीना पहुंचे, हफ्तों तक उसकी जासूसी की, उसकी दिनचर्या समझी, और फिर एक शाम आइकमन को उसके घर के पास से उठा लिया। उसे इज़राइल लाया गया, उस पर मुकदमा चला, और फिर 1962 में उसे फांसी दे दिया गया। ये मोसाद की पहली बड़ी कामयाबी थी। इस ऑपरेशन ने दुनिया को एक संदेश दे दिया कि चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छुपे रहो, मोसाद तुम्हें ढूंढ लेगी। साल 1972, म्यूनिख ओलंपिक। ब्लैक सितंबर के 8 आतंकियों ने इजरायली टीम के डॉमेट्री में घुसकर 11 एथलीट्स को बंधक बना लिया और फिरौती में मांगे गए फिलिस्तीनी कैदी, जिसे इजराइल ने मना कर दिया। जर्मन पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो बुरी तरह फेल हो गया। सारे 11 एथलीट्स मारे गए। 2 एथलीट्स तो पहले ही डॉमेट्री में मार दिए गए थे, जिस पर दुनिया ने शोक मनाया। जर्मनी ने माफी मांगी, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने कुछ और किया। उन्होंने मोसाद को आदेश दिया कि एक एक को ढूंढो और मारो, कोई छूटना नहीं चाहिए। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया रैथ ऑफ गॉड। अगले 20 सालों में मोसाद ने उस हमले में शामिल लोगों की और उन्हें फंड करने वालों की एक लंबी लिस्ट बनाई, और फिर एक एक को ढूंढकर मार दिया। वाइल्स वाइटर रोम में मारा गया। महमूद हमशारी पेरिस में, उसके टेलीफोन में बॉम्ब लगाया गया। जब उसने फोन उठाया तो उसके हाथ उड़ गए। हुसैन अल बशीर साइप्रस में, उसके होटल के बिस्तर के नीचे बॉम्ब रखा गया था। मोहम्मद बूदिया पेरिस में, उसकी कार के नीचे बॉम्ब था। जैसे ही वो कार में बैठा, धमाका हो गया। एक के बाद एक नाम काटे जाते रहे। लेकिन इस ऑपरेशन में एक गलती भी हुई। नॉर्वे के लिलेहैमर शहर में मोसाद के एजेंट्स ने अहमद बुचीकी को गलती से अली हसन सलाह में समझकर मार दिया। बुचीकी एक बेकसूर मुरक्कन वेटर था, जिसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। इस गलती के बाद 6 मोसाद एजेंट्स को नॉर्वे में पकड़ा गया और जेल हुई, लेकिन असली निशाना अली हसन सलाह में, उसे भी बाद में बेरूत में कार बॉम्ब से उड़ा दिया गया। मोसाद झुकती नहीं, वो गलतियों से सीखती है और आगे बढ़ती है। साल 1981, इराक के सद्दाम हुसैन एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे। फ्रांस ने उन्हें ओसिरैक नाम का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में मदद की थी। अगर सद्दाम के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। इजराइल यूनाइटेड नेशंस गया, अमेरिका के पास गया, लेकिन सबने कहा अभी रुको, डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इजराइल ने रुकने से मना कर दिया, जिसके बाद 7 जून 1981 इजरायली एयरफोर्स के 8 F-16 फाइटर जेट्स और 6 F-15 जेट्स ने उड़ान भरी। उन्होंने 1000 किलोमीटर का सफर तय किया, दुश्मन देशों के ऊपर से। जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस में घुसकर इराक पहुंचा, और फिर 2 मिनट से भी कम समय में ओसिरैक रिएक्टर को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसमें 10 इराकी सोल्जर्स मारे गए और एक फ्रेंच टेक्नीशियन भी। लेकिन इजराइल का एक भी प्लेन नहीं गिरा। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई, यूनाइटेड नेशंस ने निंदा की, अमेरिका ने भी ऑफिशियली विरोध जताया,
बाद में जब 1991 में गल्फ वॉर हुआ तो अमेरिकी जनरल्स ने प्राइवेटली माना कि अगर इजराइल ने वो रिएक्टर नहीं उड़ाया होता तो हमें न्यूक्लियर सद्दाम का सामना करना पड़ता। अगर मोसाद के इतिहास में एक नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है तो वो है इलाई कोहेन। इलाई कोहेन एक इजिप्शियन बॉर्न यहूदी था जो अर्जेंटीना में सेटल हो गया था। 1961 में मोसाद ने उसे रिक्रूट किया। मिशन था सीरिया में घुसो और वहां की मिलिट्री सीक्रेट्स लाओ। इलाई कोहेन ने एक नई आइडेंटिटी बनाई, कमील अमीन थाबेत, एक सीरियन बिजनेसमैन जो अर्जेंटीना से लौट रहा है। वो डमास्कस पहुंचा, अमीर बिजनेसमैन की तरह वहां रहा, सीरियन आर्मी के जनरल से दोस्ती की और धीरे धीरे वो सीरिया की सबसे ऊपरी सर्कल्स में पहुंच गया। उसे डिफेंस मिनिस्टर का करीबी दोस्त माना जाने लगा। इस दौरान वो इजराइल को सीरिया की मिलिट्री पोजीशंस, टैंक डिप्लॉयमेंट्स और गोलन हाइट्स की फोर्टिफिकेशंस की पूरी मैप भेज रहा था। 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने गोलन हाइट्स पर इतनी आसानी से जो कब्जा किया, इसकी एक बड़ी वजह एली कोहेन की भेजी हुई इंफॉर्मेशन थी। लेकिन 1965 में सीरिया की काउंटर इंटेलिजेंस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उस पर मुकदमा हुआ और फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसे बचाने के लिए इजराइल ने हर कोशिश की, लेकिन सीरिया नहीं माना और फिर 18 मई 1965 को डमास्कस के पब्लिक स्क्वायर में एली कोहेन को फांसी दे दी गई। 1976 युगांडा, एक एयर फ्रांस प्लेन को हाईजैक किया गया था। उसमें 248 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 106 यहूदी और इजरायली थे। हाईजैकर्स ने बाकी पैसेंजर्स को तो छोड़ दिया, लेकिन यहूदियों को रोक लिया। हाईजैकर्स की मांग थी 53 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ो। यहां से इजराइल 2500 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी इजरायली कमांडोज ने प्लान बनाया। रात के अंधेरे में 4 हर्क्यूलीज प्लेन्स युगांडा पहुंचा। कमांडोज एयरपोर्ट पर उतरे, गार्ड्स को कंफ्यूज करके टर्मिनल में घुसे और 90 मिनट में सारे बंधकों को छुड़ा लिया, जिसमें 3 बंधक और 1 कमांडो मारा गया। अब आते हैं एक ऐसी कहानी पर जहां मोसाद ने कोई गोली नहीं चलाई, कोई बॉम्ब नहीं फोड़ा, फिर भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया। साल 2010 ईरान अपने न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को स्पिन कर रहा था, यूरेनियम को एनरिच करने के लिए। तभी एक कंप्यूटर वायरस ने उन सेंट्रीफ्यूजेस को टारगेट किया। वो वायरस था स्टक्सनेट। ये वायरस स्पेसिफिकली सीमेंस के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को निशाना बनाता था, एग्जैक्टली वही जो ईरान इस्तेमाल कर रहा था। स्टक्सनेट ने सेंट्रीफ्यूजेस को इतनी तेज स्पिन कराया कि वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो गए और ईरान के ऑपरेटर्स को पता भी नहीं चला, क्योंकि वायरस ने उनकी स्क्रीन्स पर नॉर्मल रीडिंग्स दिखाती रहीं। ईरान के 1000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूजेस बर्बाद हो गए। इस अटैक को ऑफिशियली किसी ने क्लेम नहीं किया, लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में माना जाता है कि यह मोसाद और अमेरिका की CIA का जॉइंट ऑपरेशन था। स्टक्सनेट ने साइबर वॉरफेयर को एक नई परिभाषा दी। ये दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड साइबर वेपन था जिसने फिजिकली मशीन्स को डैमेज किया। मोसाद ने साबित किया कि 21वीं सदी में दुश्मन को मारने के लिए बुलेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कोड ही काफी है। मोसाद का हेडक्वार्टर टेल अवीव में है। उसका बजट और स्टाफ काउंट ऑफिशियली सीक्रेट है, लेकिन जितना दुनिया को पता है वो ये है कि मोसाद के अंदर कई विभाग होते हैं। कलेक्शन डिपार्टमेंट जासूसी करता है, पॉलिटिकल एक्शन एंड लाइजन डिपार्टमेंट दूसरे देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी से डील करता है। सिजेरिया डिवीजन, यही वो यूनिट है जो टारगेटेड किलिंग्स और कोवर्ट ऑपरेशंस कैरी आउट करती है। मोसाद के एजेंट्स को कटसस कहा जाता है। ये दुनिया के अलग अलग देशों में कवर आइडेंटिटी के साथ रहते हैं। एक कटसस बिजनेसमैन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकता है, टूरिस्ट हो सकता है। उनकी ट्रेनिंग में लैंग्वेजेस, डिस्गाइज, ड्राइविंग, वेपन्स और साइकोलॉजी शामिल है। लेकिन मोसाद की सबसे बड़ी ताकत है उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसे सयानिम कहते हैं। सयानिम वो यहूदी होते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं और जरूरत पड़ने पर मोसाद की मदद करते हैं। कोई सेफ हाउस देता है, कोई गाड़ी देता है, तो कोई लोकल इन्फॉर्मेशन देता है। इन हजारों हेल्पर्स की वजह से मोसाद किसी भी देश में ऑपरेशंस चला सकती है, बिना बड़ी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। मोसाद की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, इसमें सवाल भी हैं। क्या एक देश को यह अधिकार है कि वो दूसरे देशों में घुसकर लोगों को बिना मुकदमे के मार दे? क्या इस तरह के टारगेटेड किलिंग्स इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है? लिलेहामर में बेकसूर बुचीकी की मौत, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं? 1997 में मोसाद ने जॉर्डन में हमास लीडर खालिद मशाल को पॉइजन से मारने की कोशिश की,
जब जॉर्डन ने मोसाद के एजेंट्स को पकड़ लिया तो डिप्लोमैटिक क्राइसिस खड़ा हो गया। इजराइल को एंटीडोट देना पड़ा और मशाल बच गया। ये एम्बैरेसमेंट था या ये फेलियर था, लेकिन मोसाद ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। इजराइल का जवाब हमेशा यही रहा है कि हम एक ऐसे पड़ोस में रहते हैं जहां कमजोरी मौत है। और इस जवाब को पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता जब आपके चारों तरफ ऐसे देश हों जो आपके अस्तित्व को ही नकारते हों। लेकिन जो मोसाद ने सितंबर 2024 में किया, वो देखकर दुनिया की खुफिया एजेंसीज भी हैरान रह गईं। लेबनान में हिजबुल्लाह के थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेटिव्स एक साथ अपने पेजर्स के पास थे। तभी सैकड़ों पेजर्स एक साथ एक्सप्लोड हो गए और अगले दिन वॉकी टॉकीज भी, जिसमें कुल मिलाकर 42 लोग मारे गए और 3000 से ज्यादा घायल हुए। माना जाता है कि मोसाद में सप्लाई चेन में घुसकर उन पेजर्स को इंपोर्ट होने से पहले ही उनमें एक्सप्लोजिव मटेरियल फिट कर दिया था। ये सिर्फ किलिंग नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल टेरर था। इसने हिजबुल्लाह को बता दिया कि तुम्हारे हाथ में जो डिवाइस है वो हमारा हथियार हो सकता है। इस ऑपरेशन ने मोसाद को फिर एक बार साबित कर दिया कि वो 75 साल में और ज्यादा डेंजरस हो गया है। मोसाद सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, वो एक देश की सर्वाइवल स्टोरी है। एक ऐसे देश की जो 1948 में ऐसी जगह बना जहां हर तरफ दुश्मन थे, जिसके पास न बड़ी आर्मी थी न बड़ा टेरिटरी, सिर्फ था एक जुनून, यहां रहने का। मोसाद उसी जुनून का हथियार है। क्या उनके तरीके सही हैं? ये बहस का विषय है। क्या उनके ऑपरेशन से निर्दोष लोग भी मारे गए? हाँ, मारे गए। क्या उन्होंने इंटरनेशनल लॉज तोड़े? बहुत बार। लेकिन क्या उन्होंने इजराइल को बचाए रखा? शायद हाँ। मोसाद का मोटो है, बाय वे ऑफ डिसेप्शन दाउ शैल्ट डू वॉर। छल से युद्ध करो। और दुनिया के सबसे कठिन पड़ोस में शायद यही एकमात्र रास्ता था। आज के समय में जब दुनिया की हर पावर अपनी खुफिया एजेंसीज को और पावरफुल बना रही है, मोसाद वो बेंचमार्क है जिसे सब देखते हैं, चाहे नफरत से, चाहे डर से, चाहे एडमिरेशन से। लेकिन कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जो शैडोज में चलते हैं वो दिखते नहीं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा सुनाई देती है। धन्यवाद। जय हिंद।